नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कैसे काम करती हैं इंडिया के अंदर। इस वीडियो में हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये ऑयल इंडस्ट्री पूरी कैसे काम करती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पे कैसे स्टैंड करती हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अफेक्ट करते हैं और कैसे और कब हमें इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे हम इस इंडस्ट्री का। तो ये वीडियो मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया था और वो मुझे बोल रहा था कि आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए और मुझे भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है क्योंकि हमारे जैसे लोग रोज ही लगभग जाते हैं रिलायंस के पेट्रोल पंप या इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप। तो हमारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी से और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये कंपनीज पैसा कैसे कमा रही है। अगर हम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो वो पैसे कैसे कमा रही है, अगर इसकी हमें इंफॉर्मेशन है तो हम एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म पर्सन है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस टॉपिक के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इससे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को। और मैं इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारी कंपनीज का एनालिसिस करता हूँ। तो आप अगर वो सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस टाइप के वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑयल इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑयल की इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अगर हम ये समझ जाएंगे कि ऑयल की इंडस्ट्री कैसे काम करती है तो एनालिसिस को समझना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अब दोस्तों ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक चार्ट है, बहुत ही सिंपल सा चार्ट है और इससे मैं आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन चीजें लिखी हुई हैं, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। जब मैं बात करता हूँ अप स्ट्रीम की तो मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाले सेक्टर में है। अब एक्सप्लोरेशन किसका? क्रूड ऑयल का। आप सभी लोग जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसी से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, एलपीजी ऐसे डेरिवेटिव्स निकल के आते हैं। तो ये जो अपस्ट्रीम वाली कंपनीज होती है ना, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन में होती है। सऊदी अरमको करके एक कंपनी है जो कि सऊदी अरेबिया की सरकार की कंपनी है, वो ये ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले सेक्टर में है। इसके बाद दोस्तों मिड स्ट्रीम का जो सेक्टर आता है, यहाँ पे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी है। एक बार जब आपने ऑयल को एक्सप्लोर कर लिया, ऑयल को निकाल लिया जमीन के अंदर से, तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। और ये जो काम है वो मिड स्ट्रीम कंपनीज करती हैं। इसके बाद आता है हमारा डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में वो कंपनीज आती हैं जो कि क्रूड ऑयल से डेरिवेटिव्स निकालती हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, नाफ्ता और जो भी केमिकल्स निकाले जाते हैं क्रूड ऑयल के अंदर से, वो सारे केमिकल्स निकालती हैं, उनको सप्लाई करती हैं, उनको बेचती हैं मार्केट्स के अंदर। तो इन कंपनीज में आ जाती है हमारी इंडियन कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और हमारा भारत पेट्रोलियम। इन चार कंपनीज का ही आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही इजी चीज़ है समझने में, इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पैसे कैसे बनाती हैं। अब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पैसे कैसे बनाती हैं, इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है कि यार ये पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बेच के पैसे कमाते हैं। जब भी हम रिलायंस के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वो हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, वो हमें पेट्रोल बेचेंगे और दैट्स हाउ दे मेक मनी। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना दोस्तों, ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये कोई भी आम बच्चा बता देगा। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना, इनके प्रॉफिट्स को अब हम बहुत डीपली समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास दो इनकम के सोर्स होते हैं और इन दो इनकम के सोर्सेज के बारे में हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्रूड ऑयल को खरीदती हैं, मतलब कच्चा जो तेल होता है उसको ये लोग खरीद लेती हैं और उसको रिफाइन करके ये लोग पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे प्रोडक्ट्स को ये लोग बनाते हैं। ऐसे 2,500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि क्रूड ऑयल के अंदर में से निकाले जा सकते हैं। तो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये रिफाइनिंग करने के लिए बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास। और जब ये ऑयल रिफाइन कर लिया जाता है तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पेट्रोल पंप्स में और बहुत अच्छे तरीके से बेचा जाता है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रिफाइनिंग को। तो रिफाइनिंग का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि
जो क्रूड ऑयल है उसमें से पेट्रोल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स लाइक पेट्रोल डीजल यूज होते हैं, और जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें हम अभी जाने नहीं वाले। अब हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें दोस्तों, तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना बहुत ईजी है। अब ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं लाइक IOCL, BPCL, ये सारी कंपनीज के पास बहुत बड़े बड़े डिपोज होते हैं, और इन डिपोज पे ये लोग अपने पेट्रोल डीजल LPG को स्टोर करके रखते हैं। फिर उन डिपोज से ये पेट्रोल पंप में ये सारा का सारा पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो पहले रिफाइनरी में रिफाइन करेंगे ये लोग क्रूड ऑयल को, उसके बाद डिपोज में एंड प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल डीजल ये सब भेजेंगे, फिर पेट्रोल पंप पे ये सारी चीज़ें बेच दी जाएंगी, और इस टाइप से ही ये बिजनेस मॉडल इनका काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं ना, इनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ना कि ऑयल सेल्स कंपनी। क्योंकि ये लोग ऑयल की सेल डायरेक्टली नहीं करते कस्टमर्स को, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स दे के रखी हैं पेट्रोल पंप वालों को, और पेट्रोल पंप ओनर्स अलग होते हैं इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो प्रॉफिट है ये थोड़ा सा कम रहता है, ये मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ। अब हम समझते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल बेच के ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कितने पैसे कमा लेती हैं। अब ये चीज़ मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब मैंने पढ़ी। अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल का प्राइस दोस्तों अभी चल रहा है अराउंड 117 रुपए के आसपास, लेकिन इस एग्जांपल में मैंने पेट्रोल का प्राइस कंसिडर किया है 103 रुपए। तो अगर हम ऐसा अज्यूम करके चलें कि आज पेट्रोल का प्राइस 103 रुपए है, तो यहाँ पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो बस 3% प्रॉफिट कमा रही हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो पेट्रोल पंप का ओनर है, वो 4% प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। अब अगर हम बात करें सरकार के टैक्सेस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 41 रुपीज़ टैक्सेस में ले रही है, मतलब 40% आसपास का इनका टैक्स है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट 19% टैक्स ले रही है, और जो पेट्रोल का बेस प्राइस है वो 35 रुपीज़ है। मतलब बेस प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें कोई भी टैक्सेस या कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ऐड नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक मिनिमम प्राइस है 35 रुपए का, और इसमें टैक्सेस वगैरह लग के बाकी ये सारे मार्जिन जुड़ के हमें 103 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। अभी तो प्राइस 117 रुपए है आई थिंक, जो कि बहुत ज़्यादा है, और सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है हमसे, इतना समझ में आ रहा है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मार्जिन है वो बस 3% है, ये एक फिक्स्ड मार्जिन है यहाँ पे। अब दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक क्विज है। अब आप मुझे बताइए कि 1 लीटर डीजल पे सरकार कितना चार्ज करती है। अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजल पे थोड़े से चार्जेस बढ़ाए हैं, टैक्सेस बढ़ाए हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सही आंसर बताएंगे कि 1 लीटर डीजल पे कितना चार्ज किया जाता है टैक्स सरकारों के द्वारा। अब दोस्तों अगर हम बात करें सोर्स ऑफ प्रॉफिट की, तो ये बहुत ही ईजी है समझना, क्योंकि इन्हें फिक्स कमीशन मिलता है 3% का वेन एवर दे सेल 1 लीटर ऑफ पेट्रोल या डीजल। तो 3% का इनका फिक्स कमीशन है। तो जितना ज़्यादा ये लोग पेट्रोल डीजल या LPG बेचेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स इनके बढ़ते जाएंगे, ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों इनके रिफाइनिंग मार्जिन भी होते हैं 2 से 3% के। मतलब जब ये लोग पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें जब निकालते हैं, तो वहां पे भी इनको 2 से 3% का प्रॉफिट होता है दोस्तों। अगर ये लोग चाहे तो अपना रिफाइंड पेट्रोल किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को बेच सकते हैं। इंडियन ऑयल चाहे तो अपना पेट्रोल BPCL या HPCL को बेच सकती है, तो वहां पे ये 2 से 3% का प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है इन्हें ये 5 से 6% का होता है, और ये बहुत ही वॉल्यूम वाला बिजनेस है। मतलब पेट्रोल जितना ज़्यादा बिकेगा इन कंपनीज को उतना फ़ायदा होगा, और इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है थोड़े से कम है मेरे हिसाब से। अब दोस्तों हम करते हैं एक छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस इन 4 कंपनीज का, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, HP और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है अब तक कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ओवरऑल ऑयल की इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अब हम ये समझते हैं कि ये चारों कंपनीज में से कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बेकार है। अब इसके लिए मैं पहले ऑपरेशनल मेट्रिक्स के ऊपर नजर डालूंगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के 2 बिजनेस सेगमेंट हैं। पहला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है हमारा रिफाइनरी। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों बात करें तो IOCL के पास 42% का मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर अगर आज के दिन 100 पेट्रोल पंप है, तो 100 में से 42 यानी 42 पेट्रोल पंप्स IOCL ओन करती है। तो इंडियन ऑयल इज द लीडर इन दिस सेगमेंट, और इंडियन ऑयल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महारत्ना कंपनी है।
महारत्न कंपनी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज लाइक LIC, कोल इंडिया, उस लेवल की कंपनी है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपनी, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है BPCL, जिसके पास 26% का मार्केट शेयर है ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन में। HPCL के पास 24% का मार्केट शेयर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 8% का मार्केट शेयर है और दूसरे प्लेयर्स के पास भी मतलब थोड़ा बहुत 1-2% होगा मार्केट शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस के पास पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ रिलायंस के अभी 1400 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स हैं और बाकी अगर हम सरकारी कंपनीज की बात करें जो कि ऊपर की 3 कंपनीज हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं रिफाइनिंग की, जो कि दूसरा सेगमेंट है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट का, तो यहाँ पे IOCL वापस से टॉप करता है। 40% का मार्केट शेयर है इनके पास व्हेन इट कम्स टू ऑयल रिफाइनिंग। तो ऑयल में से क्या कहते हैं अपना पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों को निकालने की जो कैपेबिलिटी है ये IOCL के पास सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। इसके बाद आता है BPCL, जिसके पास 15% कैपेबिलिटी है, फिर HPCL, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरे प्लेयर्स के पास 27% की ऑयल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है ऑयल को रिफाइन करने की, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब दोस्तों इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने सरप्लस और डेफिसिट नाम का एक और कॉलम ऐड कर दिया है। अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने निकाला है, मैंने रिफाइनिंग को माइनस कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन से। अब ऐसा क्यों किया है मैं इसको समझाता हूँ। अब मान लीजिए मैं एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी चलाता हूँ और जो मेरी कैपेसिटी है वो 80 लीटर पेट्रोल को बनाने की है। मतलब मेरी रिफाइनरी में अगर क्रूड ऑयल आता है तो मैं उस क्रूड ऑयल से बस 80 लीटर ही पेट्रोल निकाल सकता हूँ। लेकिन जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं चाहूँ तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से 160 लीटर पेट्रोल बेच सकता हूँ। तो मेरी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो है 80 लीटर, लेकिन जो मेरी सेल्स करने की कैपेसिटी है वो है 160 लीटर। तो यहाँ पे मेरी रिफाइनिंग की कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, तो मुझे ऑयल दूसरी कंपनी से खरीदना पड़ेगा ताकि मैं 160 लीटर पेट्रोल जमा कर पाऊँ और उसको मैं बेच पाऊँ अपने डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोल पंप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो BPCL और HPCL है ना, इनकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी सिर्फ 15% है, HPCL की 11% है, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है। 26% का इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर। तो अब जाहिर सी बात है इनकी जो ऑयल की डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी, इनके पेट्रोल पंप पे लोग ज़्यादा ऑयल को डिमांड करेंगे, तो इन्हें ऑयल खरीदना पड़ेगा दूसरे प्लेयर से। तो BPCL और HPCL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से पेट्रोल खरीदती हैं और ये लोग अपने फिर पेट्रोल पंप पे उसको बेचते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोस्तों बहुत बढ़िया है रिफाइनिंग के मामले में। और आप देख सकते हैं IOCL ही एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सेल्फ रिलायंट है। मतलब रिफाइनिंग भी इनके पास 40% है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनके पास 42% का मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के अंदर। तो रिफाइनिंग में 40% का मार्केट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन में 42% का मार्केट शेयर इज वेरी गुड। तो इनके पास डेफिसिट बहुत कम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास भी डेफिसिट नहीं है, इनके पास सरप्लस है और ये लोग अपना सरप्लस वाला ऑयल BPCL और HPCL को बेच देते हैं। तो इस टाइप से इनकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काम करती हैं और ये चीज़ समझना मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो इंडिया में जो भी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही हैं ये लोग अपनी फुल कैपेबिलिटी पे काम कर रही हैं। मतलब जो इनकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है ना वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, 100% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। तो अगर इनको ज़्यादा ऑयल बेचना है फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट मार्जिन रख के, तो इन्हें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है इस डेटा को देख के। अब दोस्तों हम एक छोटा सा पीयर कंपैरिजन करते हैं इन कंपनीज के ऊपर और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो पी रेशो है वो 33.87 का है और यहाँ पे इनका पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। इसके बाद आता है हमारा BPCL जिसका पी रेशो है 9 का, IOCL का 4.16 का और HPCL का 3.66 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी की 3 कंपनीज का पी रेशो 10 से भी कम है, लेकिन रिलायंस का पी रेशो 33 का इसलिए है क्योंकि रिलायंस ऑयल एंड गैस में तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये लोग टेलीकॉम में भी हैं, इसके अलावा ये लोग रिटेल में भी हैं और बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसी वजह से इनका पी रेशो बहुत ज़्यादा है, इनके पास हाई ग्रोथ वाले बिजनेस है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बाकी की 3 कंपनी से कंपेयर करना आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसी वजह से हम ये कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम बाकी की 3 कंपनीज को देखेंगे जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं BPCL, IOCL और HPCL की, तो इनमें से सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन है IOCL का 5.98%। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास रिफाइनिंग भी अच्छी है, तो रिफाइनिंग से 2-3% का इनका जो प्रॉफिट है वो बच जाता है। फिर जब ये लोग पेट्रोल को बेचते हैं तो वहां से 3% का इनके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो टोटल नेट प्रॉफिट मार्जिन 6% का इनके पास आ रहा है दोस्तों, 6% का नेट प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन जब हम बात करते हैं HPCL की,
तो HPCL के पास रिफाइनिंग कैपेबिलिटी कम है, तो इन्हें पेट्रोल दूसरों से खरीदना पड़ता है थोड़ा महंगे दामों पे। अगर ये खुद पेट्रोल को रिफाइन कर रहे होते तो इनको कॉस्टिंग थोड़ी सी कम पड़ती, लेकिन अगर आप दूसरों से खरीद रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम है। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है डेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IOCL का डेट 1,16,000 करोड़ है और जो इसका मार्केट कैप है वो 1,06,000 करोड़ है। तो मार्केट कैप के आसपास डेट है इस कंपनी का, और इन सारी कंपनीज के अंदर आप देखेंगे कि जो डेट है वो काफी ज्यादा है। अब डेट ज्यादा इसलिए है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपना बिजनेस करने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए, इस वजह से डेट ज्यादा है। बहुत ही सिंपल रीजन है इसका। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो BPCL बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पे। फिर IOCL का रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे कम है, HPCL का रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज्यादा HPCL का इसलिए है क्योंकि इन्होंने ज्यादा कर्जा लेके रखा है, ज्यादा कर्जा है इनके पास, इक्विटी कम है, इसी वजह से ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से IOCL और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सेक्टर में। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से इंडियन ऑयल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन दोनों स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं की ग्रोथ ड्राइवर्स की। अब ग्रोथ ड्राइवर से मेरा मतलब है ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है या कंपनी के लॉसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों पहला फैक्टर है ऑयल की डिमांड। अब ऑयल की डिमांड अगर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है ज्यादा ऑयल बिकेगा, जब ज्यादा ऑयल बिकेगा तो इन कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जब भी ऑयल की डिमांड बढ़ती है इन कंपनीज को प्रॉफिट होता है। अब ऑयल की डिमांड कब बढ़ सकती है, जब हो सकता है आपकी ऑटोमोबाइल की जो सेल्स है वो बढ़ जाए, ज्यादा कार्स बिकने लगे पेट्रोल वाली, ज्यादा बाइक्स बिकने लगे पेट्रोल वाली, तो जाहिर सी बात है ज्यादा सेल्स बढ़ जाएगी और इसका फायदा OMCs को होगा। और दोस्तों दूसरे रीजंस ये हो सकते हैं कि अगर ऑयल के प्राइसेस गिर जाएं इंडिया के अंदर तो ऑयल की डिमांड बढ़ सकती है। अब दोस्तों दूसरा फैक्टर मुझे लगता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है इन कंपनीज के लिए क्योंकि इन कंपनीज के पास कर्जा बहुत ज्यादा है, और अगर मान लीजिए कल के दिन कंपनीज अच्छे से काम नहीं कर पा रही, बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गई, तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंपनीज को बचा लेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो हाथ है वो इन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, जब इलेक्शंस आते हैं तो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बोलती हैं कि आप पेट्रोल के प्राइस को कम कर दो। अब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल के प्राइस को कम कैसे करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इनको 3% मिलता है ना मार्जिन, ये लोग अपने 3% मार्जिन को घटा देते हैं, 3% कम कर देते हैं, तो ऑयल का प्राइस 2-3% से कम हो जाता है और कस्टमर्स को ऑयल सस्ते में मिलने लगता है इलेक्शन के आसपास। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है होते हुए, और इसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिवली पड़ता है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि गवर्नमेंट बहुत ओपनली यूज करती है और इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से आपको दिमाग में रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे और कब इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हम इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों जब ऑयल की डिमांड बढ़ती है हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑयल की डिमांड कब बढ़ती है मैं आपको वो फैक्टर्स बता ही चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे डिविडेंड मिले तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनीज है। सरकारी कंपनीज हमेशा आपको अच्छा डिविडेंड देंगी। तो अगर आप डिविडेंड चाहते हैं तो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करने का, वो है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स को रीड करना, जो भी स्टॉक का प्राइस होता है उसको रीड करना और वहां से अच्छे लेवल्स निकाल के आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की तो मुझे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि इनमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम है, और जो प्रॉफिट का जो पोटेंशियल होता है, जो ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, वो मुझे फ्यूचर में इतना ज्यादा लगा नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आ गए आने वाले 5-10 सालों में तो हो सकता है कि जो ऑयल की डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो जाए थोड़ी सी। तो यहाँ पे ऑयल की डिमांड मुझे बढ़ते हुए नहीं दिख रही फ्यूचर में बहुत ज्यादा। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी दिखती है फ्यूचर में तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। तो ये था आज का वीडियो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर। इस वीडियो में मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को इस टाइप के ही स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में।